बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं। उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है सोलबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ये टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ईजी वे में आसान तरीके से ये टॉपिक समझाऊंगा। तो आइए अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सोलबिलिटी को अगर हमने समझना है तो हमें टू टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेस को, दो किस्म के एनर्जी के चेंजेस को समझना पड़ेगा। फर्स्ट वन है लैटिस इंथाल्पी और सेकंड वन हमारे पास क्या है, इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अगर हमें ये दोनों टॉपिक, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझ आ जाते हैं तो फिर हमें सोलबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स और सल्फेट्स इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले देख लेते हैं लैटिस इंथाल्पी क्या होती है। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक आयोनिक कंपाउंड है। मैं एक आयोनिक कंपाउंड ले लेता हूं आपके पास, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम के ऊपर आपको पता है 2 पॉजिटिव चार्ज है और सल्फेट आयन जो है इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ये आयंस पर मुश्तमिल है और ये पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम के ऊपर है, नेगेटिव चार्ज सल्फेट के ऊपर है। इसको हम कैटाइन कहेंगे, इसको हम एनाइन कहेंगे। यहाँ पर एक और चीज भी मौजूद है जो कि छुपी हुई है और वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि कैटाइन और एनाइन के दरमियान है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हम आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड। तो जब भी हम इस आयोनिक कंपाउंड को पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या ये जो आयोनिक बॉन्ड है मैग्नीशियम सल्फेट के दरमियान, सबसे पहले ये टूटेगा और मैग्नीशियम अलहदा हो जाएगा, सल्फेट अलहदा हो जाएगा, आइंस बन जाएंगे। पहले कंपाउंड था पूरा, अब आइंस क्या हो गए, अलहदा अलहदा। तो ये जो बॉन्ड को तोड़ा हमने, इसको तोड़ने के लिए हमने क्या दी, इसको एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयंस के दरमियान, इसको खत्म किया जा सके, आयोनिक बॉन्ड को तोड़ा जा सके। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं लैटिस इंथाल्पी। तो अगर आपके पास 1 मोल आयोनिक कंपाउंड है और आप उसके बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और उसको आयंस में बदल देते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे हम क्या कहेंगे, लैटिस इंथाल्पी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड। ये एनर्जी हमें चाहिए होती है, हम एनर्जी देते हैं टू ब्रेक अपार्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड, ताकि हम 1 मोल सॉलिड फॉर्म में आयोनिक कंपाउंड जो है उसे तोड़ सकें इनटू इट्स गैसियस आयंस, उसके गैस की फॉर्म में आयंस के अंदर। आसान लफ्जों में आयोनिक कंपाउंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आयोनिक बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है आपके पास, लैटिस इंथाल्पी। इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, हमेशा एंडोथर्मिक है। आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, सिस्टम के अंदर एनर्जी दाखिल करनी पड़ेगी ताकि आप बॉन्ड्स को या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सकें, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब हम देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो लैटिस इंथाल्पी है उसका अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ क्या ताल्लुक है, उसका डिस्टेंस बिटवीन आयंस के साथ क्या ताल्लुक है। तो जब भी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी तो हमें, जैसे मैग्नीशियम और सल्फेट है, इसके दरमियान अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, आपस में मजबूत रिश्ता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। तो ज्यादा एनर्जी देंगे तो लैटिस इंथाल्पी भी क्या होगी, ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो आयंस के दरमियान तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तो लैटिस इंथाल्पी भी क्या होगी, ज्यादा, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा आएगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, बॉन्ड कमजोर है, बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, तो आप थोड़ी एनर्जी देंगे और आपके पास जो है वो लैटिस इंथाल्पी भी क्या होगी, कम, कम पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो लैटिस इंथाल्पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अट्रैक्टिव फोर्स से। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, बॉन्ड मजबूत, तो लैटिस इंथाल्पी भी ज्यादा। अट्रैक्टिव फोर्स कम, बॉन्ड कमजोर, तो लैटिस इंथाल्पी भी
कम। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन आइंस। आइंस के दरमियान जितना ज्यादा फासला होगा, आइंस एक दूसरे से अगर दूर दूर होंगे, बड़े साइज के आइंस होंगे, तो फिर क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी। और अगर आइंस करीब करीब होंगे, छोटे साइज के आइंस होंगे, तो अट्रैक्टिव फोर्स आपके पास क्या होगी, ज्यादा। तो ये इनका आपस में रिलेशनशिप है। अब हम इस रिलेशनशिप की मदद से लैटिस इंथाल्पी का ट्रेंड देख लेते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स के अंदर। अब जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो साइज है टॉप टू बॉटम ग्रुप 2 एलिमेंट्स का, वो क्या होता है, इंक्रीज। साइज भी इंक्रीज होता है और इनका जो आयोनिक रेडियस है, आयोनिक साइज है, वो भी ऊपर से नीचे क्या होता है, इंक्रीज। यानी कि मैग्नीशियम M2 पॉजिटिव, इसका साइज जो है वो सबसे छोटा होगा, कैल्शियम का साइज उससे बड़ा, स्ट्रोंशियम का साइज उससे बड़ा और बेरियम का साइज उससे बड़ा। अब साइज टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज। जब साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, देखिए यहां पर मैग्नीशियम का साइज है छोटा, हाइड्रोक्साइड आयन भी छोटे साइज का ही समझिए। हाइड्रोक्साइड आयन का साइज वैसे चेंज हो ही नहीं रहा, तो इसी वजह से हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम का साइज यहाँ पे छोटा है, तो क्या होगा, इसका साइज भी छोटा है, इसका तो नॉर्मल ही है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, वो फासला है, वो क्या होगा, कम। आइंस के दरमियान फासला कम है क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा। जब डिस्टेंस आइंस के दरमियान कम होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, ज्यादा। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी तो लैटिस इंथाल्पी भी क्या होगी, ज्यादा। ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, साइज बड़ा होगा, यहाँ पर साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा कैल्शियम का, तो डिस्टेंस आइंस के दरमियान बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ेगा आइंस के दरमियान, अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगी, कम। अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी तो लैटिस इंथाल्पी भी क्या होगी, कम। इसी तरह नीचे साइज और बड़ा हो जाएगा स्ट्रोंशियम आयन का, इसका साइज और बड़ा होगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस आइंस के दरमियान और बढ़ जाएगा क्योंकि स्ट्रोंशियम जो है वो ज्यादा जगह घेरेगा। तो ज्यादा जगह घेरेगा तो इसके और इसके, यानी कि स्ट्रोंशियम और हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों के दरमियान जो है वो फासला और ज्यादा बढ़ जाएगा। फासला बढ़ेगा, बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी और लैटिस इंथाल्पी भी क्या हो जाएगी, कम। बॉन्ड तोड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरह बेरियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर साइज और बड़ा हो जाएगा, कैटाइन और एनाइन के दरमियान फासला और बढ़ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान फासला और बढ़ेगा। तो फासला बढ़ने से आपके पास क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी। जब अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी तो थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए और लैटिस इंथाल्पी भी क्या हो जाएगी, कम। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, दैट अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम वीकर। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, साइज बढ़ता जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होती जाती है, कम। अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी तो लैटिस इंथाल्पी भी क्या होती जाएगी, कम। इसी तरह यही केस यहाँ पर भी होगा। सल्फेट आयन तो सेम ही है सब में। जो कैटाइंस हैं इनका साइज, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, बेरियम का, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। इनका साइज बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी तो लैटिस इंथाल्पी भी क्या होती जाएगी, कम। तो हम कह सकते हैं that lattice enthalpy of group 2 hydroxides and sulfates decrease down the group। हाइड्रोक्साइड्स जो ग्रुप 2 के हैं इनकी लैटिस इंथाल्पी भी डिक्रीज होती है, और जो सल्फेट्स हैं ग्रुप 2 के, इनकी लैटिस इंथाल्पी भी टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज। अब जब हमने आयोनिक कंपाउंड को पानी के अंदर डाला तो क्या हुआ, सबसे पहले तो इनके दरमियान बॉन्ड टूट गया। दूसरा काम क्या होगा, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम सल्फेट ही पानी के अंदर डाला है, तो क्या होगा, ये मेरे पास है मैग्नीशियम, इसको चारों तरफ से पानी के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, चारों तरफ से इसको पानी के मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, और सराउंड करके मैग्नीशियम के आयंस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। इसी तरह सल्फेट के आयन को भी वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल सल्फेट के आयन को भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो होगा क्या, इस अट्रैक्शन की वजह से, ये घेराव जो है इसकी वजह से या अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, आपके पास एनर्जी रिलीज होगी। पहले हम एनर्जी दे रहे थे,
अब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। क्यों? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स ने आइंस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा कर ली है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो इस एनर्जी को हम क्या कह देते हैं, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एनर्जी रिलीज्ड, ये एनर्जी रिलीज होती है व्हेन गैसियस आयंस आर सराउंडेड एंड अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। जब आयंस जो हैं, जो कि गैस की फॉर्म में हैं, उनको पानी के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं, घेरा डाल लेते हैं और फिर अट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और इसी वजह से ये ऑलवेज क्या होता है, एक्सोथर्मिक। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक। हमेशा एनर्जी क्या होगी, रिलीज, और इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब हम देख लेते हैं कि जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, या जिसे हम हाइड्रेशन एनर्जी भी कहते हैं, ये जो है साइज ऑफ आयन पर कैसे डिपेंड करती है। जब भी छोटे साइज का आयन होगा, उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, उसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा। छोटे साइज का आयन होगा, उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। चार्ज डेंसिटी हम पढ़ चुके हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन एरिया। थोड़ा साइज है, ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी। ज्यादा चार्ज की डेंसिटी होगी, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज ज्यादा होगा, तो क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स और आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज्यादा। स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी, मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी, उतनी ही ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी हाइड्रेशन एनर्जी की, मतलब उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, साइज तो इंक्रीज हो रहा है, स्मॉलर आयंस तो नहीं होंगे, ऊपर से नीचे तो आयंस क्या होते जाएंगे, बड़े। जब आयंस बड़े होते जाएंगे, साइज बढ़ता जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, कम होती जाएगी। चार्ज डेंसिटी कम होगी तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की बजाय क्या हो जाएगी, वीक। यानी कि पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो आयंस को कम फोर्स से खींचेंगे, कम अट्रैक्शन होगी, तो क्या होगा, लेस नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी नेगेटिव नहीं होगी, यानी कि कम एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो हमने नतीजा क्या निकाला, दैट हाइड्रेशन एनर्जी बिकम्स लेस नेगेटिव। हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम नेगेटिव हो जाती है। कब, ये स्टूडेंट्स, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड एज यू गो डाउन दी ग्रुप। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे, आयन का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी, अट्रैक्शन कम होगी, तो लेस एनर्जी क्या होगी, रिलीज। और हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम नेगेटिव होती जाएगी, कम एनर्जी क्या होगी आपके पास, रिलीज। अब एक और टॉपिक देख लेते हैं, वो है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की इंथैल्पी क्या होती है, ओवरऑल एनर्जी चेंज व्हेन अ सॉलिड आयोनिक सब्सटेंस इज डिसॉल्व। जब सॉलिड फॉर्म में आयोनिक सब्सटेंस आपने हल किया, तो एनर्जी का ओवरऑल चेंज क्या हुआ, कितनी एनर्जी हमने दी और कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो उसको हम कह देते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ओवरऑल एनर्जी चेंज व्हेन अ सॉलिड आयोनिक सॉलिड इज डिसॉल्व। जब सॉलिड फॉर्म में आयोनिक कंपाउंड का हम हल करेंगे तो एनर्जी का कितना चेंज आया। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। किस किस चीज पर, एक लैटिस इंथैल्पी पर, और दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पर। अब हाइड्रेशन एनर्जी या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के साथ हमेशा कौन सा साइन होता है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास नेगेटिव साइन होता है। तो इसी वजह से मैंने इसके साथ कौन सा साइन लगा दिया, नेगेटिव। तो यह खुद ब खुद ही नेगेटिव और पॉजिटिव माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, लैटिस इंथैल्पी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी। अब हमारा तो टॉपिक जो है वो है सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी डियर स्टूडेंट्स कैसे फाइंड होगी, अब मुकाबला होगा, एक छुपी हुई जंग होगी हाइड्रेशन एनर्जी के दरमियान और लैटिस इंथैल्पी के दरमियान। दोनों में से जंग होगी, जो एनर्जी ज्यादा होगी, जो एनर्जी जीत जाएगी, वो फैसला करेगी कि चीज की सोलेबिलिटी कम होगी या ज्यादा, चीज सोलेबल है या नहीं है, चीज हल होगी या नहीं होगी। तो कैसे फैसला होगा, इफ, अगर लैटिस इंथैल्पी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। अगर लैटिस इंथैल्पी ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी कम है, कंपाउंड जो है उसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है,
नेगेटिव वैल्यू क्या है, कम। पॉजिटिव वैल्यू होती है ना लैटिस इंथैल्पी की, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। ये एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, ये एनर्जी क्या होती है, रिलीज। तो पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव वैल्यू क्या है, कम। तो ओवरऑल आंसर भी क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव। कौन सा आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव निकलेगी। अगर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव हो तो सॉल्युबिलिटी जो है ये आपके पास क्या होती है, डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी कम होती है, या तो चीज हल ही नहीं होती या बहुत कम हल होती है अगर आपके पास इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल आए, पॉजिटिव। यानी कि लैटिस इंथैल्पी ज्यादा हो और हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या हो, कम। यानी कि जो आयोनिक कंपाउंड है वो चाहता है कि मैं सॉलिड फॉर्म में ही रहूं, मैं लिक्विड के अंदर हल हूं ही ना। अब हम देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर इसके अपोजिट केस आ जाए। अपोजिट केस का क्या मतलब है, अगर लैटिस इंथैल्पी की वैल्यू कम हो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू कम हो और हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या हो, ज्यादा। इफ डेल्टा एच लैटिस इज लेस देन डेल्टा एच हाइड्रेशन, चेंज इन लैटिस एनर्जी जो है वो कम है और हाइड्रेशन एनर्जी के अंदर चेंज क्या है, ज्यादा। नेगेटिव वैल्यू ज्यादा आ गई, पॉजिटिव वैल्यू क्या आ गई, कम। तो आपके पास सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। तो सॉल्युबिलिटी कब बढ़ती है, जब नेगेटिव वैल्यू ज्यादा आ जाए, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो, ज्यादा, और लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या हो, कम। तो इसका मतलब है कि जब नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, पॉजिटिव वैल्यू कम होगी, तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। दोनों को आप जमा करेंगे तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी, तो आपके पास इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या निकलेगी, नेगेटिव। तो ये आपके पास जो है वो दूसरा केस हो सकता है। अब हम देख लेते हैं सोलबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड। अब हम अपने टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। सोलबिलिटी जो है ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स की, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये ऊपर से नीचे क्या होती है, इंक्रीज, बढ़ती है। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इज स्पेरिंगली सोलबल, ये पानी के अंदर कम कम हल होता है। और जो आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे ही हम नीचे गए हैं ये क्वाइट सोलबल है, ये ज्यादा हल होता है। तो इसकी रीजन देख लेते हैं। अब हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आए, लैटिस एनर्जी या लैटिस इंथैल्पी भी क्या हो रही है, डिक्रीज। हाइड्रेशन एनर्जी या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी क्या हो रही है, डिक्रीज। ये भी डिक्रीज हो रही है, ये भी डिक्रीज हो रही है। लेकिन द डिक्रीज इन लैटिस इंथैल्पी इज मोर सिग्निफिकेंट। डिक्रीज इन लैटिस इंथैल्पी इज मोर सिग्निफिकेंट देन द डिक्रीज इन हाइड्रेशन इंथैल्पी। इसके अंदर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, इसके अंदर कम डिक्रीज हो रहा है। मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैटिस इंथैल्पी शुरू में थी, पहले कंपाउंड के लिए थी, मैग्नीशियम सल्फेट के लिए थी 150, और आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी पहले कंपाउंड के लिए थी -140। ठीक है, तो इन दोनों को जमा करें, जवाब कितना निकलेगा, +10। अब क्या हुआ कि जो आपके पास लैटिस इंथैल्पी है, क्योंकि ये ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो रही है, तो ये मैं कहता हूं कि ये पहुंच गई 130 पर, जबकि ये -140 से क्या आ गई, -135। तो ये देखें, ये तेजी से घट रही है, जबकि ये आहिस्ता आहिस्ता घट रही है। तो जब हम इन दोनों को जमा करेंगे, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन यहां पे क्या निकली, -5। इसका मतलब है ये वैल्यू कम तेजी से डिक्रीज हो रही है, ये वैल्यू ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो रही है। ये क्या हो जाएगी, 110, ये क्या होगी, -130। ओवरऑल जवाब क्या आएगा, -20। तो नेगेटिव में हमारा आंसर आ रहा है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू तेजी से डिक्रीज हो रही है, जबकि ये वैल्यू आहिस्ता से डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो है ये बहुत तेजी से जब कम होगी, ये जो है ये बढ़ जाएगी। यानी कि ओवरऑल हम देखेंगे तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी और एनर्जी ऐड कम होगी। हम सिस्टम को एनर्जी दे कम रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू कम है, और हमें सिस्टम एनर्जी रिलीज ज्यादा कर रहा है, तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, ज्यादा।
अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब भी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में निकल आए, ज्यादा निकल आए, नेगेटिव में आ जाए, यहाँ पे देखिए हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो गई इससे, यहाँ पर भी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लैटिस एनर्जी से क्या हो गई, ज्यादा। तो जब भी नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाए तो आपके पास सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। इसकी रीजन क्या है, विद स्मॉलर मेटल आयंस डेल्टा एच लैटिस इज हायर। जब मेटल के आयंस का साइज छोटा होगा तो आपको पता है कि जो लैटिस एनर्जी है वो ज्यादा होती है। कैसे, हम पीछे रिलेशनशिप भी पढ़ चुके हैं। ये है आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का साइज भी छोटा है, हाइड्रोक्साइड आयन का साइज भी छोटा है, तो इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड बहुत ही मजबूत है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी ही ज्यादा है। तो यहाँ पर लैटिस इंथाल्पी क्या है, ज्यादा। देखें ऊपर लैटिस इंथाल्पी ज्यादा है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हम पहुंचे हैं मैग्नीशियम से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखें साइज बढ़ गया, कैल्शियम का साइज बढ़ गया, हाइड्रोक्साइड का तो उतना ही है। अब कैल्शियम का साइज बढ़ने से बॉन्ड क्या हो गया, कमजोर। थोड़ी एनर्जी देंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसका मतलब लैटिस इंथाल्पी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन इसके मुकाबले में जो इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो उतनी कम नहीं हुई, कम वो भी हो रही है लेकिन ये ज्यादा कम हो रही है। इसी तरह इसके बाद जो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं घट रही। हम यूं भी कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कम डिक्रीज होकर, इसकी वैल्यू ज्यादा डिक्रीज होकर ओवरऑल जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या बनता जा रहा है, नेगेटिव। और जितना ज्यादा नेगेटिव आंसर आएगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज। अब हम देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स। ग्रुप 2 के जो सल्फेट्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी, इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इनकी सॉल्युबिलिटी उल्ट है हाइड्रोक्साइड्स की निस्बत, ये डिक्रीज हो रही है। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम सल्फेट इज सोलेबल, मैग्नीशियम सल्फेट हल हो जाता है पानी में, जबकि बेरियम सल्फेट जो है ये पानी के अंदर क्या होता है, इनसोलेबल है, हल नहीं होता। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं डाउन दी ग्रुप, सॉल्युबिलिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज। इसकी वजह देख लेते हैं। देखिए हमें पता है कि जैसे ही ऊपर से नीचे आ रहे हैं लैटिस इंथाल्पी भी क्या हो रही है, डिक्रीज। हाइड्रेशन इंथाल्पी भी क्या हो रही है, डिक्रीज। लेकिन यहाँ पर जो डिक्रीज इन लैटिस इंथाल्पी है दैट इज लेस सिग्निफिकेंट देन द डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पर उल्टा केस है, यहाँ पर लैटिस इंथाल्पी उतनी घटेगी नहीं जितनी क्या घटेगी, हाइड्रेशन इंथाल्पी। मिसाल के तौर पर अगर पहले कंपाउंड के लिए मेरे पास जो लैटिस इंथाल्पी है वो है 150 और जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो -160 है, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, -10। माइनस में वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसी वजह से पहला जो कंपाउंड है वो पानी के अंदर हल हो जाता है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो जो ये वाली वैल्यू है ये बहुत ज्यादा कम होती जाएगी। ये समझ लें -130 और इसको बस समझ लें इतना सा ही फर्क पड़ा है, तो जवाब किस में आएगा, पॉजिटिव में। मतलब लैटिस इंथाल्पी ज्यादा है और हाइड्रेशन इंथाल्पी क्या हो गई है, कम। इसके अंदर ज्यादा डिक्रीज आया है, इसके अंदर उतना डिक्रीज नहीं आया, ये उतनी नहीं घटी जितनी ये घटी है। इसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या हो गई है, ज्यादा। पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा मतलब लैटिस इंथाल्पी की वैल्यू ज्यादा। जब लैटिस इंथाल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है तो आपके पास सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। चीज कहेगी कि मैंने पानी के अंदर हल नहीं होना। अब इसकी वजह देख लेते हैं। इट इज ड्यू टू रिलेटिवली लार्जर सल्फेट आइन। सल्फेट आइन जो है इसका साइज बड़ा है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और ये है मेरे पास मैग्नीशियम सल्फेट। यहां पर देखें ये मेरे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें मैग्नीशियम का साइज भी छोटा है, हाइड्रोक्साइड आयन का साइज भी छोटा है। तो हाइड्रेशन इंथाल्पी क्या होगी, यहाँ पर मैग्नीशियम को भी वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो स्ट्रांगली घेरेंगे, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन को भी वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रांगली घेरेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो हाइड्रेशन इंथाल्पी है वो उतनी ज्यादा नहीं घटेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीशियम का साइज तो समझ लें उतना ही है, सल्फेट आयन जो है इसका साइज बड़ा हो गया। जब साइज बड़ा होता है फिर क्या होता है, स्मॉलर आयंस के लिए हाई चार्ज डेंसिटी होती है, लेकिन
जब लार्जर आइंस होंगे, बड़े साइज के आइंस होंगे, उसके पास चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो पानी के मॉलिक्यूल उतनी फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करेंगे, उतनी फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ज्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी भी नहीं आएगी। तो ये देखें, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं सल्फेट के बड़े साइज की वजह से, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल सल्फेट को उतनी फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है, आपके पास जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो बहुत तेजी से कम हो रही है। लेकिन इसके बरक्स अगर लेटिस इंथैल्पी को देखा जाए तो वो उतनी तेजी से कम नहीं हो रही। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है और नेगेटिव वैल्यू घटती जा रही है। पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।